हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय है ये 10 लोगों में से 6 लोगों में कम या ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम रहता है, जिसको हम एंजाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। एंजाइटी मीन्स ब्रेन में होने वाली जो तकलीफ है वो ब्रेन को तो डिस्टर्ब करता है, साथ में फिजिकली भी डिस्टर्बेंस होता है। कई बार एंजाइटी अच्छे के लिए भी अच्छा है और ज़्यादा एंजाइटी ये खराब भी शरीर के लिए मानसिक या शारीरिक होता है। तो हमारा ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन्स होता है जिसको सेरोटोनिन या डोपामाइन या एंडोर्फिन, ऐसे कॉर्टिजोन्स, ऐसे प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, और इसका जो ब्रेन में रिलीजिंग नॉर्मल होता है तो हमारा जो ब्रेन में नर्वस सिस्टम कंडक्शंस प्रॉपर चलता है, तो आदमी फिजिकली और मेंटली ठीक रहता है। पर कई बार ये जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ जाता है, कई बार आपको एक सिचुएशन होती है कि आपको कई बार लॉटरी लग जाती है तो आप एंजॉय कर देते हैं, या आपका शेयर मार्केट बढ़ता है तो यू आर एंजॉय, पर दूसरे दिन शेयर मार्केट जो बाजार टूट जाता है, या आपको कोई नज़दीक के रिश्तेदार को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, या आपको एंग्जाइटी फील होता है और आपको मन और शरीर के साथ रिदमेटिक नहीं होता है, तो उनको एक एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस होने का सो मेनी कॉज है। कई बार हमारा जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में, कई बार जो ब्रेन में जो उत्पन्न होता है हॉर्मोन्स फैमिली में भी ऐसा मिडिल एज के बाद जो उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये बच्चों में भी यही ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार एंग्जाइटी न्यूरोसिस कई बार हॉर्मोन्स की, या कई बार हमारा विटामिन डेफिशिएंसी से भाई कई बार हो जाता है। कई बार हमारा जो हमारा एम्बिशियस होता है हम फुलफिल नहीं कर पाते, और एक बार, दो बार, तीन बार हम फेलियर जाते हैं, तो धीरे 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 हमको एंग्जाइटी न्यूरोसिस होने लग जाता है। कई बार हमारा जो शरीर है ये कोई काम में हम पहुंच नहीं पाते। कई बार हम जॉब करते हैं तो रेगुलर हम जॉब में टाइम में नहीं हो जाते, और रेगुलरिटी नहीं रहती है तो कई बार बस छूट जाती है, कई बार ऑफिस में डांट पड़ती है, तो इसके जरिए भी हमारा रोज़ एक ना एक डांट पड़ती है, रोज़ हमारा शरीर जो साथ नहीं देता है और हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो ऐसे जरिए भी हमको एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो जाता है। कई बार इंसल्ट हो जाता है, कई बार मोलासिस छोटी उम्र में हो जाता है, कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो जो ब्रेन किसके साथ इम्पोज्ड हो जाता है, और इसके जरिए जो सिम्टम्स उत्पन्न हो जाता है, जिसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। एंग्जाइटी मीन्स मन में जो इम्बैलेंस हो जाता है, विचारों का प्रवाहित नहीं रहता है, और इसके जरिए हमारा शरीर का विविध अंगों में उसकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो तो लेडीज़ को ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, तो बार बार उसको यूरिनेशन जाना पड़ता है। कई बार बाहर जाने का हो, आउट ऑफ घर से बाहर वैकेशन में जाना हो, तो लेडीज़ बोलता है नहीं, फर्स्ट मेरे को वॉशरूम में जाना पड़ता है। वॉशरूम करने के बाद शी कैन आपके साथ रिदम करेगा, क्या कि उसका जो प्रेशर है ब्लेडर ऊपर आता है एंग्जाइटी का। घर में यही बॉस है, कई बार बाहर जाती है तो उनको एक एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि हाउस के बाहर जाता है तो उनको जो ब्रेन का जो हार्मोन से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। घर में तो ये बॉसिंग जी कर सकती है, पर बाहर वो नहीं कर पाती है, तो उनको एक जात का एंग्जाइटी फीलिंग हो जाता है। ऐसे कई बार जो ओल्ड लोग होते हैं तो ओल्ड उम्र में भी उनको कई बार उनका सोशल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भी एंग्जाइटी हो जाता है। कई बार इतनी महंगाई बढ़ जाती है और उनको जो भी उनको रिटायर्ड फंड्स में आपको उनको घर व्यवहार चलाना पड़ता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उनको भी एंग्जाइटी न्यूरोसिस और कई जात के साइकोसोमेटिक सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, कई बार एंग्जाइटी में कौन कौन सा सिम्टम हमारा शरीर में उत्पन्न होता है हम क्रमशः बताएंगे। सबसे पहले तो आपका ब्रेन का हम सिम्टम बताते हैं, तो आपको बहुत वरीड लगता है और एंग्जाइटी रहता है। कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार साइलेंट मूड हो जाता है, कई बार आपको नींद नहीं आती है और रेस्टलेसनेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आप घूमते रहते हैं। कई बार मसल्स में फटिकनेस आ जाती है, और रात को भी एक बार सो जाते तो एकदम उठने लग जाता है। तो और जब भी सो जाते हैं तो आपको सारा रात आपको लगता है कि नहीं, मेरे तो सोया नहीं, और ब्रेन
इनकंट्रोलेबल चालू ही रहता है, एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट, ऐसे कर करके सुबह पड़ जाती है। पेशेंट को लगता है कि मैं स्लीप नहीं किया हुआ है, पर उनको ऐसा है कि एंग्जाइटी न्यूरोसिस की वजह से उनकी जो ब्रेन में जो जो थॉट श्रृंखला है कंटिन्यूस चलती है, इसके जरिए ब्रेन के अलग अलग सिम्टम आता है। फॉरगेटफुलनेस आ जाती है और उसको बोलने में रुकावट आ जाती है, तो ऐसे तरह उनको ब्रेन में ऐसे प्रतिक्रिया आ जाती है। सेकंड थिंग, जब ये सिम्टम हमारे कई बार हेड में हो जाता है, तो कई बार ऑक्सीपिटल हेडेक हो जाता है, कई बार फ्रंटल हेडेक हो जाता है, आँख में भी विजन कम हो जाता है, कई बार आँख दर्दी पटपटाता है, ज़्यादातर वो उसका पाल्पिटेशंस करता है, कई बार उनके जो गले में चॉकिंग सेंसेशन हो जाता है, ड्राइनेस फील करता है दर्दी, कई बार उनको ब्रीथलेसनेस हो जाता है, सांस चढ़ जाता है, बैठे बैठे भी कोई जो एंग्जाइटी हो जाए तो सांस चढ़ने लग जाए और एकदम स्वेटिंग हो जाए, हार्ट में भी पाल्पिटेशन हो जाए, ब्लड प्रेशर एकदम बैठे बैठे बढ़ जाए, कारण कि उसको कंटिन्यूस चिंता रहती है, वरीड रहती है, उनके लाइफ के भी वरीड रहती है, फाइनेंशियल गोल के लिए भी वरीड रहती है, बच्चों के लिए भी वरीड रहती है, तो सो मैनी वरीड वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली, तो कई बार उनको ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो जाता है। कई बार दर्दियों को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो डिस्टर्बेंस हो जाता है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, दर्दी को गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है, એટલે बार बार उनको नॉशिया फीलिंग हो जाता है। इसके जरिए कई बार उसको गले में चॉकिंग सेंसेशन हो जाता है, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट होता है ये लोअर एंड ऑफ लैरिंग्स के भागों में एक एसिड जमा हो जाता है, तो कई बार उसको जो थ्रोट है या उसको जो लैरिंग्स है, उसको जो जो स्वर पेटी है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है, तो दर्दी को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, पेट में भी मरोड़ आ जाती है, कई बार भूख नहीं लगता है, भूख लगता है तो ये ओवर ईटिंग ज़्यादा करता है, वेट गेनिंग हो जाता है, कितना भी करे तो उसका वेट लॉस नहीं होता आता है और बढ़ता ही जाता है। ऐसे लेडीज़ में ज़्यादा होता है, कई बार उनके बच्चे के बाद उनको एंग्जाइटी रहता है कि हाउ टू डेवलप द चाइल्ड, उनको मालूम नहीं होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली की होती है कि पति की होती है, ये सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से ये सिम्टम्स लेडीज़ को ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस मेल से ज़्यादा लेडीज़ में ज़्यादा होती है। कई बार जॉइंट में पेन हो जाता है, शरीर में स्टिफनेस हो जाता है, एकदम बैठे बैठे पसीना हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, छाती में पल्पिटेशन हो जाए, गले में और कमर में दुखने लग जाए, तो कई बार ये सिम्टम अलग हो जाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, नॉर्मल होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपका मन की दवा करने की ज़रूरत है, फिजिकली दवा करने की ज़रूरत नहीं है, पर कई बार ऐसे सिम्टम आ जाते हैं और टाइटनेस रहता है, फॉरगेटफुलनेस रहता है, थक जाता है, फटिगनेस हो जाता है, बार बार गुस्सा कर जाता है और एक ना एक प्रक्रिया करता है। ज़्यादातर जो एंग्जाइटी न्यूरोसिस सेकंड फेज में जो चला जाता है दर्दी, तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिंड्रोम या कई बार तो गांठपन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे दर्दियों को आपको धीरज से काम करना चाहिए। ऐसे दर्दियों को आपको जो उसके फैमिली के जो मेंबर है उसको साथ अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए और कौन से प्रकार के उसके मेंटल सिम्टम क्या कॉज से आता है उसको अभ्यास करके उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखो, या आप होम्योपैथी की साइड इफेक्ट वगैरह की आप दवा लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में नॉर्मल जो दवा होती है हमारा सबसे पहले ब्रेन का इफेक्ट ज़्यादा करती है। ब्रेन जो अच्छा हो जाएगा तो फिजिकली आप ठीक हो जाओगे। आधुनिक साइंस में क्या है कि फिजिकल सिम्टम देख के दवा करते हैं, तो कितने भी फिजिकली आप दवा लेते हैं तो ये ठीक नहीं हो गया। सबसे पहले आपको ब्रेन की ट्रीटमेंट करना चाहिए और होम्योपैथिक की दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार पैनिक अटैक में क्या होता है, दर्दी को एकदम वरीड हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, मुंह ड्राइनेस हो जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, स्वेटिंग हो जाता है और टायर्डनेस हो जाता है और दर्दी को कंटिन्यूस नॉशिया आता है। ये एकदम पैनिक अटैक में ऐसे तरह प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, 100% कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कई बार दर्दी क्या खुद डिसीजन लेता है मालूम नहीं पड़ता है और उनको लगता है कि नहीं ठीक है, तो कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसी में चला जाता है। कई बार कंपल्सिव ऑब्सेसिव सिंड्रोम जिसको ओसीडी बोलता है, एक ना एक प्रक्रिया ज़्यादा तरह करे। सपोज रूम साफ करता है, कंटिन्यूसली साफ ही करते रहेगा, किचन धोता है तो वो किचन ही धोता रहेगा, और वॉश एरिया में जाता है तो कंटिन्यू से खुद नहाया करे, आपको बाथरूम खखड़ाना पड़ेगा कि हाँ आपने आधा घंटा से यू टेक द बाथ। तो ये सब सारे ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस के सेकेंडरी सिम्टम्स है। तो आपको एंग्जाइटी न्यूरोसिस इज नॉट अ स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, इस सेकेंडरी प्रॉब्लम कई बार ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी कर सकते हैं। इससे आप क्या कैसे आप बच सकते हैं, तो देखो आपका जो भी ब्रेन है और जो भी आपका मन का जो मुरला है जिसको हम मन का टारगेट है, ये छोटा रखिए और छोटा रख रख के आगे जाइए।
कई बार हमको ये जो हम कई वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल, ये बहुत बड़ा पिक्चर बता देते हैं कि आप रतन टाटा जैसे ड्रीम देखिए, पर वो ड्रीम पहुंचना मुश्किल है। तो ये ड्रीम को हम छोटा छोटा करके आप आगे जाइए कि भाई पहले मैं 5 घंटा काम करूं, मैं 25,000 कमाऊं, बाद में मेरा 2 साल के बाद 1 लाख का टारगेट कीजिए। ऐसे कर करके आप आगे जाइए तो आप 100% शॉर्ट आपको ब्रेन और शारीरिक तकलीफ नहीं पड़ेगा और आप खुद मोटिवेशनल हो जाओगे और आप धीरे धीरे आप फतेह कर सकते हैं। तो छोटा छोटा गोल करके छोटे छोटे मुद्रा में आगे बढ़िए। नया आप कुछ ढूंढने को रखिए और आप जो भी खाना खाते हैं ये खाना बैलेंस डाइट खाइए, घर का खाना खाइए। प्रोटीन की मात्रा कम कर दीजिए, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा प्रोटीन लेता है तो प्रोटीन से हमारा वायु उत्पन्न होता है। तो जब आप अटैक आता है तो एक तो प्रोटीन फूड बंद कर दीजिए, या खुराक में आप जो सीरियल है वो कम करें, क्योंकि इससे वायु उत्पन्न होता है और वायु से हमारा जो मन का विचार चलता है, तो मन में भी ये वायु की वजह से थॉट होता है। तो आप वायु की जो ज़्यादा उत्पन्न करे ऐसे फूड नहीं खाओ, એટલે आप कठोर में ये वायु उत्पन्न होता है तो कठोर बंद कर दीजिए। थर्ड थिंग, आप जो भी हैबिट्स फॉर्म करते हैं, सपोज टोबैको करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, या आप कोई वस्तु से एडिक्ट हो अल्कोहल, तो ये तुरंत बंद कर दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आप वॉक करो, दौड़ो, योगा करो और मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, आप करते रहो तो आप 100% ठीक हो जाओगे। आपको कई बार नींद नहीं आती है तो मैं नींद के लिए 2 आपको होम मेडिसिन बताता हूँ। व्हेन यू गोइंग टू स्लीप और नींद नहीं आती है तो एक तो आप 200 ml जितना मिल्क लीजिए, गर्म मिल्क, आधा घंटे पहले। मिल्क ऑल्सो द प्रॉपर्टी फॉर स्लीपिंग, आपको स्लीप नेचुरल लाने की एक काम करेगा। दूसरा थिंग, जब आप स्लो जाओ तो 21 बार ओंकार करके सो जाइए। तो फिर भी नींद नहीं आती है तो आप जब स्लो गोइंग टू स्लीप उल्टा गिनिए, उल्टा मीन्स आप 100 गिनेंगे, 100, 99, 98, 97 ऐसे उल्टा गिनोगे तो ब्रेन में जो भी आपका थॉट है वो लिंक टूट जाएगी और आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद ला देगा। आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी, मन में कोई भी एंग्जाइटी नहीं रहेगा और ठीक रहोगे। मित्रों, इसमें एक्सरसाइज एंड फूड इज़ अ बेस्ट थिंग। और देखो, इनमें कोई भी जात की कॉम्प्रेसिव और सप्रेसिव मेडिसिन नहीं लेने का है। आधुनिक साइंस में बहुत सारी डिप्रेशन की दवा होती है, ये कब आपको हेल्प नहीं करेगा। जो आप विचार को दबाओगे तो विचार और उत्पन्न हो जाएगा। पर मगज में जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स है उसको बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी में बहुत मास्टर ब्लास्टर दवा है। मैं आपको 5 मेडिसिन का एक्सप्लेनेशंस करता हूँ। तो सबसे पहले आर्सेनिकम माल्ट करके, आपने नाम भी सुना होगा, कई अभी जो पैंडेमिक में सो मैनी लोगों ने उसको लिया है और सुखरूप बाहर भी आ गया है। यही दवा हमारा मेंटल के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ये जब आपको एंग्जाइटी रहता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, पानी की तरस ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस लगता है, फटिकनेस लगता है, नौशिया हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, डायरिया वॉमिटिंग हो जाता है, स्लीप पैटर्न बदल जाती है, जब ऐसे कंडीशन आया है तब आप आर्सेनिक कार्ब 30 पोटेंसी का उपयोग कीजिए। सेकेंड थिंग, कालीफॉस। ये कालीफॉस हमारे निर्वाइन टॉनिक है और ब्रेन में जो सीरोटोनिक, जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स, जो रिलीजिंग फैक्टर डिस्टर्बेंस हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग स्लीप के लिए अल्कोहल लेते हैं और लोग बोलते हैं कि अल्कोहल लेना एक स्टेटस है। ऐसी बात नहीं है। ब्रेन को चलाने के लिए चाबुक की जरूरत नहीं है। आप बार बार चाबुक चलाते रहोगे, अल्कोहल डालते रहो तो आपको और अल्कोहल लेना पड़ेगा और शरीर में अल्कोहलिज्म हो जाएगा। तो इसके जरिए आप अल्कोहल एडिक्शंस हो जाओगे। तो बेटर है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में आप कालीफॉस लीजिए। कालीफॉस गर्म पानी में 5 गोली लोगे तो नर्वाइन सिस्टम ब्रेक डाउन करेगा, हैप्पी हार्मोन्स डेवलप करेगा और आपको धीरे धीरे एंग्जाइटी भी कम हो जाएगा, विचार भी कम हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो कर देगा और आपका शरीर और मानसिक को रिदम कर देगा। तो तुरंत नींद आ जाएगी और विचार भी स्लो आ जाएगा। थर्ड मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। कई बार आपने देखा होगा कि एंग्जाइटी न्यूरोसिस जब क्रॉनिक हो जाता है तो कई बार दर्दी कौन से प्रकार के स्टेप ले लेते हैं मालूम नहीं पड़ती है। ये खुद को कट भी कर सकता है, ये सुसाइड भी कर सकता है, ये कई बार किसी को भी मार सकता है, होमिसाइडल भी बन सकता है। तो ऐसे कंडीशन जब दर्दी को बोले कि नहीं मैं किसी को मार दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, तो इसमें ऐसे सिम्टम को जो ब्रेन में उत्पन्न करता है कि भाई ऐसे सिचुएशन में मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं मेरा खुद को मैं खलास कर दूंगा। ऐसे कभी भी ऐसे सिम्टम कोई पेशेंट एक्सप्लेनेशंस करता है आपके साथ में
दूसरे सिम्टम के अलावा, तो आपको ऑरम मेटालिकम की दवा उपयोग करना चाहिए। 1M पोटेंसी से मास्टर ब्लास्टर दवा मैंने 35 साल में कई पेशेंटों को दिया है। ऐसे सिम्टम आते हैं, नहीं साहब अभी तो मर जाने की, ऐसे ही खाली बोले, मैं कुछ पूछता ही नहीं हूँ, सीधा आई कैन प्रिस्क्राइब द ओनली द सिंगल मेडिसिन एंड पेशेंट इज क्योर सिंस लास्ट फॉर 10 ईयर से वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस में सफ़र होता है, ये मास्टर ब्लास्टर होम्योपैथिक दवा से दर्दी को बहुत अच्छी तरह क्योर कर देता है। आई एम दिस ग्रेट फैन ऑफ द ऑरम मेटालिकम। मैंने ऑरम मेटालिकम के लिए बहुत सारे पेपर्स भी लिखा है और इंटरनेशनल लेक्चर भी दिया है। तो ऑरम मेटालिकम ये होम्योपैथी का ब्लेजिंग है, आपको ऑरम मेटालिकम ऐसे सिम्टम में यूज़ करना चाहिए। मित्रों, आगे की दवा है एकोनाइट। एकोनाइट इज़ अ ग्रेट मेडिसिन फॉर फियर। आपको देखो, एंग्जाइटी में सबसे पहले है वरीड एंड सेकंड थिंग इज फियर। तो दर्दी को कोई भी प्रकार के फियर आ जाता है, किसको सुपीरियर बॉस को देखता है तो फियर आ जाता है, लेडीज़ को हस्बैंड के साथ देखता है तो फियर आ जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रूडली बात करते हैं तो भी फियर आ जाती है, बाजू में कोई उसको नेबरहुड के साथ हो जाता है तो उसको कंटिन्यूस फियर रहता है। जब भी फियर की मोडालिटी आ जाए, और कई बार अननोन फियर भी आता है, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी लेना चाहिए। ये फियर को डाइल्यूट करता है। देखो, होम्योपैथिक मेडिसिन आर नॉट सप्रेस द सिम्टम्स, इज अ डाइल्यूट द सिम्टम। ये आप एक 45 डेज तक और 1 महीने तक लोगों तो फिर से फियरिंग कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, और एक बार फियरिंग कॉम्प्लेक्स चला गया मतलब यू आर लाइफ लॉन्ग या हेल्दी पैटर्न मैन, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंजेबल मैन हो जाएंगे और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। मित्रों, लास्ट एंड थर्ड थिंग, लास्ट मेडिसिन है इग्नेशिया। कई बार इग्नेशिया ऐसा होता है कि कोई हस्बैंड होता है और उसको मिडिल एज में देहांत हो जाता है, तो उनको फैमिली को वरीड हो जाते हैं हाउ टू देख उनके बच्चे को कैसे लालन पालन करेंगे, खुद को कैसे संभालेंगे। तो ये डिप्रेस रहती है, रोने लग जाता है, एंग्जाइटी रहता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, थायराइड हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। परंतु उन्होंने कभी मार्केट में जाके हाउस वाइफ होता है तो किया नहीं है, पर यंग एज में उनका हस्बैंड को कुछ ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कुछ देहांत हो जाता है और ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे लेडीज़ को आप इग्नेशिया दीजिए। और कई बार प्रेम प्रकरण में भी और उसका मैरिज में भी कोई एंगेजमेंट हुआ हो और छूट गया हो और उनको डिप्रेशन रहता है, ऐसे कोई मेंटल ट्रॉमा लगता है, तो इग्नेशिया का जरूर उपयोग करना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।